अच्छे, हाँ ठीक है, मेरे को याद आ गया, मैंने क्योंकि बच्चे का नाम लिखा था मोहन। बेटा आप थोड़ा मेहनत और करोगे ना तो सही रहेगा। तो आप मेरे से बात करो, ठीक है ना, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, मार्क्स आपके ठीक है, यू नीड टू टॉक विद मी। आप मुझे बताओ कि आप एनालाइज करो, और मैं भी आपका परफॉर्मेंस अब एनालाइज कर रही हूँ, तो वी नीड टू थिंक कि कहाँ पे लैग हो रहा है। क्लास में रेगुलर नहीं हो तो वो पहली बात तो वो उसको स्टार्ट कर दो, बिकॉज क्लासेस में रेगुलरली ना आना इज अ वेरी बिग मिस्टेक। उसके बाद घर पे आप क्या कर रहे हो, क्लास में मेरे साथ 1 घंटा रहते हो, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हो मेरे को वो भी जानना है। आप सबसे, नॉट ओनली विद वन स्टूडेंट आई एम टॉकिंग, सबसे जानना है मेरे को। देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि जो जिन्होंने ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, मैं कॉल कर रही हूँ, बट मे बी सबको कॉल नहीं कर पाऊं, ठीक है। तो मेरा बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेटा ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। टेस्ट देने की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, वो आपको तब समझ में आएगी जब आपका वो दी डे आ जाएगा ना, वो आपका फाइनल जब मूवमेंट आ जाएगा, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये और कर लेता, मैं ये या फिर मैं ये और कर लेती। उससे बचना है आपको। मैं आपको कैसे समझाऊं कि टेस्ट देने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके बैच के बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। मैं क्लास में नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप लोगों को पता होगा किसने नहीं दिया। अभी राइट नाउ शीट ओपन है मेरे पास, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, कई जो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं नहीं जान पा रही हूँ कि क्या रीजन है उनके टेस्ट ना दे पाने का। क्या कारण है इतने सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया? इज विभा हेयर इन आवर क्लास? विभा राइट नाउ? नो, शी इज नॉट हेयर। ओके, डू वी हैव नंदिनी with us? Yes, ma'am. Okay, Nandini, sorry, Nandini, you have attempted the test. I have Priya is also here in the class. मैं एक एक बच्चे का नाम अनाउंस नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है वैसे, और मैं करूंगी भी नहीं, बट आप लोगों को पता है, आप लोगों को खुद को जानते हो कि किस बच्चे ने टेस्ट दिया है, किस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। त्रिशा, लर्न नहीं होता, लर्न नहीं होता। लर्न करने का क्या तरीका है, कैसे करा जाता है लर्न, पता है? एक आपको बात बताती हूँ। मैंने, प्रिया कह रहे हैं मैंने दिया था। प्रिया आपका नाम के आगे एब्सेंट शो है। योर फुल नेम इज प्रिया कुमारी, राइट? Am I like calling your name right? प्रिया कुमारी से नाम है, ओके, प्रिया यादव, ठीक है, सॉरी, तो फिर ये दूसरी प्रिया है कोई, ये दूसरी प्रिया है, ठीक है बेटा। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, टेस्ट अटेम्प्टिंग बहुत जरूरी है, और जैसे त्रिशा बोल रही है कि लर्न नहीं होता, बेटा एक बात बताती हूँ आपको, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, थोड़ी सी कहानी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम चैप्टर पे भी मूव करेंगे। ऐसा मत सोचना कि आज मैम पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ना अपने को है ही, पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी बातचीत आप लोगों के साथ जरूरी है बहुत ज्यादा। क्योंकि पता है क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और अंधे बन के दौड़ रहे हो कि बस दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता आगे क्या है, कहां तक जाना है, कुछ नहीं आपको आइडिया, आप बस पागलों की तरह दौड़ रहे हो, और दौड़ने में आपने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी, तो आपका वो जो एनर्जी आपने लगाया, जो एफर्ट आपने डाला, वो फ्रूटफुल होगा? नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे चलना है। मेरा कहने का मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, पता है, पर कैसे पढ़ना है। हर चीज की एक स्ट्रेटेजी है। जैसे मैं क्लास में छोटी छोटी बातें बोलती रहती हूँ, आप उनको उनको आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आइए, उन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। जब तक इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर याद हो तो मैंने अपनी क्लास में एक बार आपको बताया था कि जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और उस टाइम हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है ना? जैसे आप बोल रहे हो लर्निंग, लर्निंग आती है रिवीजन से, बार बार पढ़ने से, बार 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 बार, कितनी बार, बहुत बार पढ़ना पड़ता है एक चैप्टर, बहुत बार पढ़ना पड़ता है। अब कैसे पढ़े इतनी बार हम एक चैप्टर को, इतनी बार हम पढ़े कैसे? इतनी मोटी मोटी किताबें, इतने मोटे मोटे नोट्स, इतने सारे पीडीएफ, कैसे पढ़े हम? हर बार आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी। हाँ, ज्योति टाइम नहीं मिलता, मैं बता रही हूँ, देखो एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ आपको। हर बार हमें इतनी चीजें नहीं पढ़नी होती। पहली बार जब पढ़ते हैं ना, तब होती है असली मेहनत। फिर दूसरी बार मेहनत उससे कम हो जाती है, जो समझदार बच्चा है। फिर तीसरी बार उससे कम मेहनत हो जाती है। तो जो समझदार बच्चा है, उसका हर टर्न में मेहनत रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसने क्या कर लिया, पहली बार जब वो पढ़ रहा है, तो उसने क्लास में जो मैंने नोट्स लिखवाए वहां से भी देखा, पीडीएफ में देखा, एनसीईआरटी में देखा, कोई स्टैंडर्ड बुक जो वो यूज कर रहा है वहां से भी देखा, ठीक है?
उसके बाद उसने थोड़ा बहुत देख लिया सब में, लेकिन लास्ट में पकड़नी आपको एनसीईआरटी, क्योंकि काम आपके वही आनी है। अब अपनी एनसीईआरटी पकड़ लो एक बार सब कुछ देखने के बाद। अब जो जैसे कि क्लास के नोट्स ही ले लो आप, क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी दो चीजों को रखो, ज्यादा रिसोर्स में घुसो ही मत। दो चीजें आपने पकड़ी। अब मैंने क्लास में कोई चीज बताई, इंपॉर्टेंट बताई, आपने घर जाके देखी, वो पढ़ ली। अब क्या करो, एनसीईआरटी में जैसे लेट सपोज हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन में हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा लेट सपोज, तो ग्लोमेरुलस में अगर मैंने आपको फिल्टरेशन मेम्ब्रेन समझाया कि फिल्टरेशन मेम्ब्रेन क्या होता है, तो जाके एनसीईआरटी में अपना स्टिकी नोट कर लो, एक कोई छोटा स्टिकी नोट या फिर कैसे भी पेस्ट कर लो, वहां पे कॉर्नर में लिख लो, वहीं पे ग्लोमेरुलस के पास ही लिख दो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब आपका काम क्या हो गया, अब आपका काम शॉर्ट हो गया। एनसीईआरटी में सारी चीजों को डिटेल में तो दे नहीं रखा, तो लास्ट में आपको नोट्स में भी नजर मारनी पड़ती है, एनसीईआरटी में भी नजर मारनी पड़ती है, बुक में भी नजर मारनी पड़ती है, एनसीईआरटी में भी नजर मारनी पड़ती है। ये आपको ना करना पड़े, इसलिए आप एक ही चीज में अपना ऐड करो। जब व्हेन आई वाज इन 11th मैं तो क्या करती थी, जो मेरा जैसे कि कोई शॉर्ट नोट बनाया मैंने किसी चैप्टर का, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए किसी, जैसे एक शीट में मैंने क्या किया था, एक शीट में मैंने पूरी ह्यूमन फिजियो का रेगुलेशन लिख लिया था कि रेगुलेशन हार्ट का, रेगुलेशन इन रेस्पिरेशन, रेगुलेशन इन एक्सक्रीशन, हम हर चैप्टर में रेगुलेशन पढ़ते जा रहे हैं ना, एक शीट में लिख लिया मैंने वो रेगुलेशन। सोचो काम कितना आसान हो गया। और उसमें मैंने वो पॉइंट लिख लिए जो टीचर्स बताते हैं कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं पर हिडन है, इलाबोरेट करके जो टीचर्स क्लास में बताते थे वो मैंने लिख लिए, और मैंने वो रेगुलेशन वाला पेज ह्यूमन फिजियो में, रेगुलेशन वाला पेज ह्यूमन फिजियो में पेस्ट कर दिया, स्टेपल कर दिया। अब सोचो मेरी उस किताब में एनसीईआरटी में मैंने एक एडिशन कर दिया, अब मेरे को कोई दूसरी किताब, कोई दूसरी नोटबुक, कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं, मैं जब रिवीजन करूंगी उसी से करूंगी। लर्निंग का सिर्फ एक ही तरीका होता है त्रिशा, लर्निंग का तरीका रिवीजन, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। अब टाइम नहीं मिलता इतना ज्यादा रिवीजन करने का, मुझे भी पता नहीं मिलता होगा। उसका तरीका ये है कि अपने मटेरियल को शॉर्ट करो ताकि आप उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ पाओ। आप मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपका मटेरियल बहुत लेंथी है, आपने उसे शॉर्ट नहीं किया। और अब ये जो टाइम है ना, अब ये डू और डाई वाला टाइम है, अब 11th खत्म होगी, 12th शुरू हो गई, लेकिन इसको हमेशा देखना है हाफ जार एम्प्टी नहीं, हाफ जार फुल ऑफ वाटर, इस तरीके से देखना है। आधा ग्लास खाली है लेकिन आधे ग्लास में अभी भी पानी है। मैं आपको बात एक बता देती हूँ, आज बता देती हूँ, ये बात पत्थर की लकीर है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर। मैं आपको बीच बीच में अपनी स्टोरीज भी बताऊंगी, ठीक है ना, कि कहां से मैंने लर्निंग करी, फिर कैसे मैंने अप्लाई करा, तब मैं आपको बता रही हूँ वो चीजें। एग्जाम निकालने में दो चीज सहायता करेगी। पहला कि बच्चा पढ़ता कैसे है, क्योंकि ये तो भूल जाओ कि बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ते तो सब है, सबको पता है, 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तभी कहीं अच्छी जगह जाएंगे, वरना आगे का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है। तो ये तो हर बच्चे को पता है, अगर उसको कुछ लाइफ में चाहिए तो उसे पता है कि मेरे को पढ़ना है, और वो बच्चा पढ़ रहा है। 10 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे नीट का पेपर देते, 0.1% ही क्वालिफाई करते हैं, 0.2% ही क्वालिफाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाकी के जो नहीं कर रहे वो पढ़ नहीं रहे? नहीं, वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर कमी कहाँ है? बच्चे ये नहीं जानते पढ़ना कैसे है। और पॉइंट नंबर 2, माइंडसेट में प्रॉब्लम है। सुबह लेट उठे, रात को सोच के सोए थे सुबह जल्दी उठेंगे, और सुबह लेट उठ गए, क्या होता है? मूड खराब। मेरा तो दिन ही खराब। अब तो मैंने 6 बजे उठने का सोचा था, मैं उठी कितने बजे? 7 बजे। 1 घंटा लेट उठी हूं। ओहो, अब कैसे पढ़ूंगी? अब नहीं पढ़ सकता, अब नहीं पढ़ सकती मैं, अब मेरा मूड खराब। ये जो माइंडसेट है ना कि अब ये हो गया तो अब मैं ये नहीं कर सकती, मेरे मार्क्स कम आ गए तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, 11th खत्म हो गई तो अब मैं बर्बाद, अब 11th में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट वीक रह गए तो मैं 12th में नहीं कर सकती, बचे हुए टाइम में नहीं कर सकती। ये वाला माइंडसेट सबसे पहले चेंज करो। और मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, मे बी हम 12th में ना मिलें, जब आप 12th में हो जाओ तो मे बी हम ना मिलें, ठीक है। बट जो बच्चा रियल डिजायर रखता है ना पढ़ने की, जो बच्चा सीरियस है, आई एम देयर विद यू। मैं आपको अभी बता रही हूँ, एट एवरी स्टेप टू गाइड यू। बस मुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चे में से सीरियसनेस चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए मैं आपके मार्क्स को एनालाइज करना शुरू कर दिया है मैंने, हर बच्चे के मार्क्स को। आई हैव नाउ द शीट ऑफ ऑल ऑफ यू। और मेरा ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग टेस्ट को इंटेंशनली दो। आपको मैं बताऊंगी एक दिन, आप नहीं जानते टेस्ट का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। टेस्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने वाला बच्चा आगे निकल जाता है,
टेस्ट को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने का तरीका है टेस्ट देना प्लस उसका एनालिसिस करना, उसके डिस्कशन को सुनना, उसका एनालिसिस करना। जो बच्चा टेस्ट देके और पटक देता है उसको, उसका कोई फायदा नहीं होता। टेस्ट देने के बाद अगर तुम्हारे 0 नंबर भी आते हैं ना तो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ, लेकिन तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारे वो 0 नंबर क्यों आए हैं, तुम्हारे नंबर गए कहाँ, लर्न नहीं था, पढ़ा नहीं था, क्या कारण था। बेटा संभल जाओ, सीख लो, क्लास में रोज आया करो, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। हर रोज क्लास में हम चेयर पे बैठे बैठे एक कमरे में बंद करके अपने आप को 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। वी नीड सम, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारी रेगुलरिटी को बनाए, एंड क्लास इज वन ऑफ देम। यस यस त्रिशा, आई नो दैट। जो बच्चे डेली नहीं है, दिस इज फॉर देम, दिस इज फॉर देम। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी का कितना बड़ा रोल है ये आपको शायद अभी मैं नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं जो बोलूंगी मे बी उससे ज्यादा बेटर आपको तब समझ में आएगा जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली फेस करोगे। बिकॉज आई हैव फेस्ड सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ, और फिर एज अ टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ मेरी बातचीत हुई, देन आई केम अक्रॉस सम वेरी जनरल प्रॉब्लम्स। तो वहीं उसी एक्सपीरियंस से आई एम शेयरिंग दिस ऑल थिंग्स विद यू। चलो लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था, काफी हो गया, क्लास स्टार्ट करनी है हमें। बताओ, हमने किडनी का हिस्टोलॉजी कर लिया था, किडनी का हिस्टोलॉजी कर लिया था हमने। Yes, ma'am. Okay, so nephron we have started, I think we have started nephron, am I right? Okay, fine, ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं चैप्टर को। डेट शीट, आई नो डैट ऋषभ, आई नो डैट। और एक और बात, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म करना इज टफ, और अच्छे परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना इज टफ वर्क, ठीक है। सो कीप दैट इन योर माइंड ऑलवेज कि कंसिस्ट, इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है, अगर कोई पूछे इस दुनिया में सबसे कठिन क्या है, तो तुम बोल देना कंसिस्टेंट रहना। एंड इट इज डिफिकल्ट, तो तुमको बस वही पार करना है। पढ़ाई कठिन नहीं है, रोज पढ़ना कठिन है, ये बात तुमने फील की होगी। अगर तुम पढ़ते हो तो तुमने जरूर फील किया होगा कि पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना रोज पढ़ना मुश्किल है। एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, एक दिन मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, पर मैं रोज 5 घंटे नहीं पढ़ सकती। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द फैक्ट। आपको एक दिन 12 घंटे नहीं पढ़ना, आपको हर रोज 5 घंटे पढ़ना। चले, नेफ्रॉन हमने स्टार्ट कर दिया था। देखो समझते हैं इस चैप्टर की कहानी को, मैं इसे अपने तरीके से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। और आज हम एक्सक्रीशन का एक, कहते हैं ना जो क्रक्स, वो यहीं पे सोल्व कर लेंगे। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना अगर आप लोगों को रोकूं तो, ठीक है ना। बड़ा मजा आने वाला है आज की क्लास में। देखो जो लिखा है उसको एक बार छोड़ दो, एंड जस्ट जो बता रही हूँ, जो पढ़ा रही हूँ उसको सुनो। लिखा जो शीट में है वो आपको मैं नोट्स भेज दूंगी, एंड यू ऑल विल गेट इट, समझ में आ जाएगा आप लोगों को मेरे समझाने के बाद। देखो नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं बताया क्या मैंने? स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज इट? स्क्रीन यार Yes, ma'am. एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके जस्ट अ सेकंड बेटा, मैंने शेयर नहीं किया आई थिंक। सो सॉरी, सो सॉरी। यस यस यस, इट विल बी विजिबल नाउ, इट विल बी विजिबल नाउ, जस्ट अ सेकंड। इज इट नाउ विजिबल? एक बार थम्स अप कर दो। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक बार थोड़ा सा बता दो, नेफ्रॉन मैंने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाया क्या? नेफ्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? नेफ्रॉन के बारे में मैम बताया था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी पढ़ाया। अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा दिया था, नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, ठीक है। तो चलो नेफ्रॉन एक बार बना लेते हैं हम थोड़ा सा। नेफ्रॉन मैंने नेफ्रॉन आपको ड्रॉ करना भी दिया था, आई थिंक होमवर्क दिया था क्या? अच्छा आपके बैच को नहीं दिया, आपके बैच को नहीं दिया शायद। देखो बेटा नेफ्रॉन जो होता है, आपको उसके पार्ट्स मैंने बता दिए थे, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन, डिस्टल नेफ्रॉन और लूप ऑफ हैनले, 3 पार्ट्स उसके होते हैं, राइट। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको नेफ्रॉन के टाइप बताऊंगी। नेफ्रॉन के पार्ट्स आप देख चुके हो, अब हम देखेंगे नेफ्रॉन के टाइप।
नेफ्रॉन दो टाइप का होता है, ये एक नेफ्रॉन है, एक रफ डायग्राम हमने नेफ्रॉन का बनाया, यहाँ पे ये हमने एक नेफ्रॉन बनाया है, ठीक है। हमें पता है कि ये बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, वी नो दैट एवरीथिंग। अब नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन दो टाइप का है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन दो टाइप का है। एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का है बेटा, एक है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हाँ ठीक है, मैं फुल पीडीएफ सेंड कर दूंगी, और एक है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, क्या अंतर होता है दोनों में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होता है, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होता है, पहले तो ये कि जितने भी टोटल नेफ्रॉन किडनी में है उसमें से 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल है, 15% जो नेफ्रॉन है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर टाइप के हैं। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ऐसा क्या होता है जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर में नहीं होता? क्या डिफरेंस है इन दोनों नेफ्रॉन में? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो अधिकतर भाग है वो कहाँ रहता है? वो रहता है कॉर्टेक्स में। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर में इसका उल्टा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है। अब मेरे को एक बात बताओ, नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा मेडुला में रहता है? मैंने आपको बताया होगा, ऐसे डायग्राम बना के बताया था, किडनी में ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है, और नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का कौन सा वाला जो पार्ट है वो मेडुला में रहता है? बच्चे बता रहे हैं लूप ऑफ हैनले, बिल्कुल सही। लूप ऑफ हैनले जो है वो मेडुला में रहता है, नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले वाला पार्ट मेडुला में रहता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन मोस्टली कॉर्टेक्स में रहता है, दैट मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसमें लूप ऑफ हैनले क्या है? रिड्यूस्ड है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले क्या है? रिड्यूस्ड है, क्योंकि लूप ऑफ हैनले तो मेडुला में रहता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादातर कॉर्टेक्स में मिलता है, दैट मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले क्या होगा? बहुत छोटा होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हैनले बहुत छोटा होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल लूप ऑफ हैनले, स्मॉल लूप ऑफ हैनले। और एक पॉइंट और, यहाँ पे वासा रेक्टा अब्सेंट है। वासा रेक्टा क्या होती है मैं समझाऊंगी आपको। वासा रेक्टा अब्सेंट है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में क्या है? लूप ऑफ हैनले जो है, लूप ऑफ हैनले क्या है? लार्ज है, बड़ा है, ठीक है, और वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है, वासा रेक्टा भी प्रेजेंट है। देखो कैसे होता है ये सिस्टम, इसी पे समझते हैं। यहां पे देखो, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में हमें पता है ग्लोमेरुलस में एंट्री हो रही है जिस ब्लड की, ब्लड वेसल की, उसको क्या बोला हमने? उसको क्या बोला हमने? जो ब्लड वेसल की एंट्री हो रही है, जहां से ब्लड एंटर कर रहा है, उसको हमने बोला एफेरेंट आर्टेरियोल। याद है? एफेरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस क्या है बताया था मैंने लास्ट क्लास में? ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क है। ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, जिसको ब्लड मिला, ब्लड जिस जो लेके आ रही है ब्लड, उस ब्लड वेसल का नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल, और जहां से ब्लड जा रहा है उसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट आर्टेरियोल, बिल्कुल सही, इफेरेंट आर्टेरियोल। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा, चाय और छलनी वाला एग्जांपल दिया होगा, कि जब ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस में ब्लड छन के कहां चला जाता है? ब्लड छन के चला जाता है बोमन कैप्सूल में, यहां ब्लड आ जाता है। अब जब ये ब्लड छनता है, जैसे चाय जब छलनी में छनती है, तो वो छलनी डिफरेंशिएट नहीं करती कि चीनी अंदर डालू, कि दूध अंदर डालू, कि पानी भेजूं, वो कंप्लीट चाय को अंदर भेज देती है, सिर्फ चाय पत्ती बाहर रहती है क्योंकि चाय पत्ती का साइज बड़ा है। सेम अकर्स हियर, ग्लोमेरुलस में से ब्लड छन जाएगा और वो पार्ट ही सिर्फ ब्लड का बचेगा जो ग्लोमेरुलस को पार नहीं कर सकता।
बाकी ब्लड का बहुत सारा हिस्सा छन के बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। बहुत सारा हिस्सा बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। इससे हम क्या आप समझ पा रहे हो कि ब्लड के कुछ बहुत मेन चीजें जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि बहुत सारे आयंस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ना जाने क्या क्या, प्लस यूरिया भी जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो वेस्ट है वो भी, सब कुछ छन के कहाँ आ गया? सब कुछ छन के आ गया बोमन कैप्सूल। सब कुछ छन के कहाँ आ गया? बोमन कैप्सूल में। ठीक है। अब जो ब्लड वापस जा रहा है, जो इफेरेंट आर्टरियोल में जो ब्लड वापस जा रहा है, यहाँ पे ये ब्लड जो वापस अपने घर को लौट रहा है, ये ब्लड तो खाली हाथ है। इसने तो अपना बहुत सारा मटेरियल लुटा दिया। किडनी को कह रहा है, किडनी मैंने तो तेरे को अपना कितना कुछ तेरे में डाल दिया, मेरा तो लुट गया बिल्कुल। तो ऐसे खाली हाथ में वापस नहीं जाऊंगा, मैं हार्ट के पास ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। इसलिए ये इफेरेंट आर्टरियोल क्या करता है? ये इफेरेंट आर्टरियोल पलटी मार के इस नेफ्रॉन के चारों तरफ घूमता रहता है। कहता है तू जब तक मुझे मेरा माल नहीं देगा ना, नेफ्रॉन को कहता है, नेफ्रॉन तू जब तक मुझे मेरा माल नहीं देगा ना, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। जब तक मुझे मेरा माल नहीं मिलेगा मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पे ये जो आपको नेटवर्क दिख रहा है लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ, पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ है ये नेटवर्क। नेटवर्क तो इस तरीके से पूरे पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ है, लेकिन लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ एक स्ट्रेट ट्यूब है। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, तो अगर ये लूप ऑफ हैनले है तो इस लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ ब्लड की वेसल्स दौड़ रही हैं कुछ ऐसे, कि अगर ये मैं बोलूं लूप ऑफ हैनले का ये वाला जो लिम्ब है, लिम्ब बोले तो बाजू, लूप ऑफ हैनले की एक बाजू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है और दूसरी बाजू असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, और इसके बगल में जो ये ब्लड वेसल आपको दिख रही है, अगर मैं बोलूं कि इस असेंडिंग, असेंडिंग बोले तो जो ऊपर जा रही है, लूप ऑफ हैनले की वो बाजू जो ऊपर जा रही है, इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के बगल में जो ये ब्लड वेसल है वो नीचे की तरफ है, डिसेंडिंग है, उसमें ब्लड नीचे आ रहा है, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के बगल में जो ब्लड वेसल है वो असेंडिंग है, उसमें ब्लड ऊपर जा रहा है। तो देखो ब्लड जा रहा है ऐसे, इधर ब्लड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा ब्लड, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, और यहां से ब्लड जा रहा है ऊपर। और लूप ऑफ हैनले में कैसे चल रहा है फिल्ट्रेट? लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट चल रहा है ऐसे, इधर नीचे चल रहा है और इधर चल रहा है ऊपर। क्या आप देख पा रहे हो कि ये जो ब्लड और लूप ऑफ हैनले, अगर इस तरफ का लूप ऑफ हैनलर ब्लड देखूं तो जो डायरेक्शन है दोनों में अपोजिट है, और इस तरफ का लूप ऑफ हैनलर ब्लड देखूं तो जो डायरेक्शन है दोनों में वो अपोजिट है। ये बात आप देख पा रहे हो? यहां तक आप समझ पा रहे हो कि ब्लड ने अपना सारा माल धाल सब कुछ अपना छान दिया, तो जब वो लौट रहा है तो खाली हाथ नहीं लौटेगा, तो पलटी मार के नेफ्रॉन के चारों तरफ ही लिपट गया, बोला जब तक तू मुझे मेरा सामान नहीं देगा मैं नहीं जाने वाला भाई। अब वही जो पलटी मार के ये जो ट्यूबुलर सारी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ये जो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड का ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क अगर मैं पर्टिकुलरली खाली लूप ऑफ हैनले में बात करूं इस नेटवर्क की, तो इस नेटवर्क को बोलते हैं वासा रेक्टा। लूप ऑफ हैनले के चारों तरफ ब्लड का जो वेसल आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि उसको, वो जो ब्लड वेसल है वासा रेक्टा जो है, वासा रेक्टा की डायरेक्शन और लूप ऑफ हैनले में जो फिल्ट्रेट चल रहा है उसकी डायरेक्शन उल्टी है, अपोजिट है। इस अपोजिट फ्लूइड मूवमेंट को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर मतलब पलटवार। तुम मेरे से सवाल पूछो मैं तुमसे काउंटर सवाल करने लग जाऊं, मतलब उल्टा पड़े कोई चीज। यहाँ पे काउंटर शब्द का मतलब यूज हुआ है, डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए। लूप ऑफ हैनले में फिल्ट्रेट चल रहा है नीचे 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 नीचे, और बगल में खून चल रहा है ऊपर 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 ऊपर, तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। करंट यूज किया है क्योंकि दोनों में फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड के फ्लो के लिए करंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। दिस कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहां तक बात समझ में आती है? तो मैंने क्या बोला कि जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैनले बड़ा है और वासा रेक्टा प्रेजेंट है।
लूप ऑफ हेनले बड़ा है और वासा रेक्टा प्रेजेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसको बोल रहे हैं बेटा कि नीचे आ रहा है लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट, और इसके बगल में जो खून चल रहा है, जो ब्लड चल रहा है, वो ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे इस वाले एरिया में, लूप ऑफ हेनले के इस एरिया में ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट चल रहा है और ब्लड नीचे की तरफ चल रहा है। ब्लड और लूप ऑफ हेनले में चलने वाले, अंदर जो चल रहा है लूप ऑफ हेनले के अंदर और ब्लड के अंदर जो चल रहा है, उनका डायरेक्शन अपोजिट है। और क्लियर हो जाएगा, दोबारा रिपीट होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। अभी जब मैं अगला टॉपिक में एंटर करूंगी ना, तो मैं दोबारा समझाऊंगी अगर अभी भी समझ नहीं आया तो। पर इतनी बात समझ में आती है कि दो तरीके के नेफ्रॉन हैं। लूप ऑफ हेनले एक में बड़ा है, एक में छोटा है, एक में वासा रेक्टा अच्छे से डेवलप है, एक में नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? यस मैम। यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है, यहां तक बात समझ में आती है, तो बढ़ते हैं आगे। नेफ्रॉन के 3 हिस्से कल हमने देखे थे, प्रोक्सिमल, लूप ऑफ हेनले। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा ना अपनी साइड से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। ब्लैंक शीट्स का ज्यादा यूज करूंगी क्योंकि मेरे को एक अलग फॉर्मेट में इसको देना है, ठीक है ना। आप लोगों को एक स्टोरी की तरह से देना है इस चैप्टर को, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। तो स्लाइड जो रिटन फॉर्मेट में ना, वो भी आपके पास नोट्स में मैं भेज दूंगी, तो आप उनको रीड कर लेना। आपको एक बार में पढ़ते ही समझ में आ जाएगा अगर आप ये कहानी समझ के रखोगे। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज से? ठीक है, हाँ बिल्कुल, ब्लड को ही कहेंगे। प्रोक्सिमल मतलब बताया था, ये लास्ट क्लास में बताया था। कौन बताएगा प्रोक्सिमल मतलब? जो नेफ्रॉन के बोल दो। प्रोक्सिमल वर्ड का क्या मतलब है? जो नेफ्रॉन के नजदीक हो, जो नेफ्रॉन की बिगिनिंग में हो, साइड में नहीं, पास। बिल्कुल सही मुस्कान। प्रोक्सिमल, पी माने पास, डी माने दूर। पी माने पास और डी माने दूर। जो नेफ्रॉन के पास है, मतलब जो नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में है, नेफ्रॉन के उस हिस्से को प्रोक्सिमल बोलते हैं। जो नेफ्रॉन से दूर है, जो नेफ्रॉन के एंड में है, नेफ्रॉन के उस हिस्से को डिस्टल नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन के पास कौन सा है? नेफ्रॉन के पास और दूर कौन सा? यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्क कर रही हूं, इतना पार्ट, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो पार्ट है, ये प्रोक्सिमल नेफ्रॉन होता है। ये होता है प्रोक्सिमल नेफ्रॉन। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको लंबा सारा, ये है लूप ऑफ हेनले, जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, और ये जो लंबी सी डंडी आपको दिख रही है, ये वाला, ये नेफ्रॉन से सबसे दूर है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो यहाँ पे इनका नामकरण समझ लेते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अगेन 3 पार्ट्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बोमन्स कैप्सूल, और तीसरा है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वुलेटेड का मतलब फोल्डेड, मतलब ट्यूब ऐसी नहीं है, ट्यूब ऐसी है, कॉन्वुलेटेड है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के फिर से 2 पार्ट, लूप ऑफ हेनले के भी 2 पार्ट। एक असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग माने जो ऊपर जाए, लिम्ब माने बाजू। किसकी बाजू? लूप ऑफ हेनले की बाजू। लूप ऑफ हेनले में कितनी बाजुएं हैं? जितनी आपके बाजू है ना, 2 है ना आपके हाथों, आपके भी तो 2 बाजू हैं। लूप ऑफ हेनले की भी 2 ही है। लूप ऑफ हेनले कोई कम थोड़ी ना है आपसे, 2 बाजू हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। डिस्टल नेफ्रॉन में आता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी माने डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, वो ट्यूब्यूल जो डिस्टल है, दूर है। कॉन्वुलेटेड मतलब फोल्डेड है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल है, ट्यूब है और कुछ नहीं। कलेक्टिंग डक्ट, बड़ी सारी एक कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटीज ओपन होती है। ये एक नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। और नेफ्रॉन 2 तरीके के हैं, यानी कि भाई अगर मैं कहूं
कि ये एक किडनी है, ये इसमें मेडुलरी पिरामिड है और ये जो हिस्सा है ये कॉर्टेक्स है। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या होंगे, यहां पे नेफ्रॉन होंगे इस तरीके से, ये नेफ्रॉन है मान लो, ठीक है। अब नेफ्रॉन में ये पीसीटी बना देते हैं और ये पीसीटी अंदर घुस गई, ये लूप ऑफ हैनले, और लूप ऑफ हैनले बाहर निकल रहा है इस तरीके से, यहाँ डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर ये लूप ऑफ हैनले मेडुला में बनाई है तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर टाइप का नेफ्रॉन हो गया। और अगर मैं लूप ऑफ हैनले रिड्यूस्ड बनाती, ऐसी छोटी सी लूप ऑफ हैनले बनाती, तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाता। यहां तक बात समझ में आती है? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन और पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। यहां तक सबको क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैम एक बार ही रिपीट कर दीजिए। पूरा रिपीट कर दूं? बाप रे। नो मैम, वो लास्ट में जक्स्टा ग्लोमेरुलर वाला। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन वो हैं जिनका लूप मेडुला तक जा रहा है। आप भूल गए क्या मेडुला क्या है? घर पे नहीं पढ़ा आपने? जो बच्चा क्लास में से जाने के बाद घर में नहीं पढ़ता, उस बच्चे के कभी कुछ नहीं हो पाएगा। बच्चे पहले ही बता रही हूं, क्लास में जाने के बाद घर में पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन लेने के बाद CO2 को छोड़ना, ठीक है। देखो, ये मैं यहाँ पे एक नेफ्रॉन बनाने की कोशिश कर रही हूं। इस नेफ्रॉन में ये जो बनाया ना मैंने अंदर, ये दिख रहा है आपको? ये नेफ्रॉन बनाया, देखो ये नेफ्रॉन बनाया। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है लूप ऑफ हैनले। अब मेरे को बताओ, मैंने लूप ऑफ हैनले किसके अंदर बनाया है? किसके अंदर बनाया मैंने लूप ऑफ हैनले? ये क्या है? ये रेड कलर का मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड में मैंने लूप ऑफ हैनले बनाया। ऐसे नेफ्रॉन जिसके मेडुला में लूप ऑफ हैनले होता है, ऐसे नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा। जे से जक्स्टा, जी से ग्लोमेरुलर, एन से नेफ्रॉन। और मान लो अगर मैं एक नेफ्रॉन ऐसा बना दूं, एक नेफ्रॉन मैं ऐसा बना दूं कि एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसमें लूप ऑफ हैनले, देखना कितना छोटा सा, इतना सा लूप ऑफ हैनले बस, और ये बाहर निकल आया। इतना छोटा सा लूप ऑफ हैनले, बिल्कुल छोटा सा रिड्यूस्ड लूप ऑफ हैनले अगर मैं बनाऊं, रिड्यूस्ड लूप ऑफ हैनले, तो ऐसे को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है त्रिशा? किसने पूछा था? त्रिशा ने पूछा था, किसने पूछा था? मैम मेड्यूलरी किसको बोलते हैं? अरे बाप रे, क्लास नहीं अटेंड करी लास्ट? ये आप मैम जस्ट अटेंड की है अभी। हाँ, तो ये आप खुद पढ़ के आओगे, आप पढ़ के आओगे, एनसीईआरटी में पढ़ के आओगे। जो मैंने नोट्स भेजे आपके ग्रुप में, आप उससे पढ़ोगे। मैंने लास्ट क्लास के नोट्स भेजे, और अगली क्लास में मैं आपसे पूछने वाली हूँ। आपका नाम बोलो, क्या नाम है बेटा? मैम प्रेरणा। प्रेरणा। हाँ प्रेरणा, मैं आपसे पूछूंगी। प्रेरणा, मेरे को आपसे बात भी करनी थी। मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप मेरे को समझाएंगी कॉर्टेक्स क्या होता है और मेडुलरी पिरामिड क्या होता है। अब आप पढ़ के आएंगी, ठीक है ना? यस मैम श्योर। हाँ बिल्कुल बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है। ये पढ़ने से पहले क्लास में आपको पता होना चाहिए। जब आज की क्लास चल रही है, अगर मिस हो गई किसी बच्चे की क्लास, तो भाई वो रिकॉर्डिंग देख के आओ या नोट्स पढ़ के आओ, बेसिक अपना लेकर आओ साथ में। अब अपने को एक कदम भी पीछे नहीं लेना। यहाँ तक आ गए हैं, मेडिकल स्ट्रीम ले लिया, सपना देख लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। अब नहीं हटेंगे हम पीछे, ठीक है ना? अब सीरियस हो जाओ, अब कमर कस लो, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं बिल्कुल। देखो क्या बता रही थी मैं? हाँ, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हमने देख लिया और टाइप ऑफ नेफ्रॉन हमने देख लिया। अब होती है कहानी शुरू। कहानी क्या थी भाई? कहानी थी मैडम एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन बोले तो मैडम रिमूवल की। रिमूवल बोले तो किसका रिमूवल भाई? रिमूवल बोले तो मैडम मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल। और मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे अंदर क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट तो हमारे अंदर मैम यूरिया है। बिल्कुल सही, शाबाश प्यारे बच्चों, यूरिया। तो अब कहानी शुरू होती है इस यूरिया के रिमूवल की। यानी कि अब आपका जो ब्लड है, मैं वहां से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके ब्लड में है यूरिया, आपका ब्लड है दूषित। इस वक्त आपके ब्लड में भरा हुआ है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो अब आपका ब्लड जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें है, आपका ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट है, और इस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना है। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उस दौरान ये मेटाबॉलिक वेस्ट जब नेफ्रॉन में जाता है और रिमूव होता है,
उस दौरान यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मतलब फाइनल जो रिमूवल प्रोडक्ट है, फाइनल रिमूवल जो रिमूवल प्रोडक्ट है या फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको आप रिमूव कर रहे हो वो यूरिन है। यानी कि नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। यूरिन की कंपोजिशन क्या है, यूरिन किसका बना हुआ है, यूरिन की कंपोजिशन क्या है, यूरिन में एक तो यूरिया ही होगा, ऑफ कोर्स यूरिया तो होगा ही, प्लस कुछ सोल्ट होता है लगभग 1 से 2%, कुछ वाटर होता है, ठीक है, वाटर की अमाउंट काफी रहती है, मोर देन 50%, और इसमें एक केमिकल होता है यूरोक्रोम, इसमें केमिकल होता है यूरोक्रोम। त्रिशा अभी लिखो मत, आप जब मैं आपसे पूछूं तब लिखना, यूरोक्रोम, जिसकी वजह से यूरिन का कलर पेल येलो होता है। देयर इज अ केमिकल प्रेजेंट इन यूरिन कॉल्ड यूरोक्रोम। तो ये एक यूरिन की कंपोजिशन होती है। अब जब किडनी में ब्लड आया और ग्लोमेरुलस में छन गया तो वहीं से काम शुरू हो गया यूरिन की फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि एक बात मुझे बताओ, जो ब्लड तुम्हारा छना है, जो ब्लड ग्लोमेरुलस में छना है, बोमन कैप्सूल में जो ब्लड आया है, यहाँ पे जो ब्लड भरा था, इस ब्लड में क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी है, सॉल्ट भी है, यूरिया भी है, और लॉट ऑफ वाटर है, और न जाने कितनी चीजें छन चुकी हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है बेटा जिया, एक बार आप अपने एंड पे चेक करो कितनी चीजें छन गई हैं। यहां से इसको बोल रहे हैं फिल्ट्रेट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आपको फिल्ट्रेट मिला है। इस फिल्ट्रेट से यूरिन तक जाना, मतलब यूरिन के फॉर्मेशन में तो यूरिन में तो कोई ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन ये सब नहीं है ना। इस प्रोसेस को ही यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं, कि कैसे वो जो ब्लड छना था उससे यूरिन तक कन्वर्जन जो हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो तुम्हारे एग्जाम में सवाल आ जाए यूरिन फॉर्मेशन पे तो क्या लिखोगे? यूरिन फॉर्मेशन में क्या लिखोगे? 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, और स्टेप नंबर 3 सिक्रीशन। याद रखना, एमसीक्यू भी आ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि यूरिन फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, स्टेप दे देगा 1 फिर 2 फिर 3, 2 फिर 3 फिर 1, 3 फिर 2 फिर 1, 3 फिर 1 फिर 2, ABCD करके, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखो यहाँ पे ये मैं बना रही हूं बोमन कैप्सूल, एक रफ डायग्राम बना रही हूं, ठीक है ना। कहीं पे आप मेरे को हिरासत में ले लो कि मैडम आपने पीसीटी और डीसीटी के साथ ये कैसा सलूक कर दिया, आपने तो इन्हें सीधा बना दिया, सब कुछ हटा दिया, ठीक है ना। ऐसा आप हिरासत में मत लेना मुझे। मैं आपको एक रफ व्यू दे रही हूं कि असल में हो क्या रहा है। ब्लड आ रहा है यहां से ब्लड आ रहा है। थैंक यू त्रिशा। यहां से ब्लड आ रहा है और यहां को ब्लड जा रहा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे वही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है। मेरे एंड पे जितना पॉसिबल है आप मांग सकते हो, मुझे आपसे बस चाहिए कि आप डिसिप्लिन, आप सीरियस होने चाहिए कि भाई मेरी एनर्जी और एफर्ट लग रहा है तो सही बच्चे पे लगना चाहिए। आप फराड़ी मार रहे हो, आप ऐश कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो तो फिर मन नहीं करेगा, ठीक है। देखो त्रिशा पहले पढ़ लेते हैं, पहले देखो क्या हो रहा है। ये है एफेरेंट आर्टरियोल और ये है इफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड गया यहाँ पे, यहां से ब्लड गया यहाँ पे।
अब यहाँ जो ब्लड आ गया ना, ये जो खून है, यहाँ पे जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, हमें पता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार रिपीट कर दिया। यहाँ पे हुआ है स्टेप 1, ये जो हुआ है ना, ये जो हुआ है इसे बोला स्टेप 1। अब क्योंकि ये ब्लड जो है, इसकी बहुत सारी जरूरी चीजें नेफ्रॉन में चली गई, तो ये ब्लड जो है, इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है इसका, ये ऐसे इसके चारों तरफ घूमेगा, और जब तक अपने हक का सामान वापस नहीं ले लेता तब तक जाएगा नहीं। तो ये देखो, इसके चारों तरफ लिपट गया है, ये ट्यूबुलर नेटवर्क के चारों तरफ लिपट गया। और अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे मूव कर रहा है, ये फिल्ट्रेट आगे मूव करता जा रहा है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है जरूरी सामान का रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कंसिस्ट है सेकंड स्टेप। अब ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे और आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। कुछ ऐसा मटेरियल जो ब्लड में था, ब्लड के अंदर था, कुछ जो मटेरियल है जो ब्लड के अंदर था, लेकिन वो यूजफुल नहीं था, या फिर आयनिक बैलेंस या फिर पीएच बैलेंस मेंटेन कराने के लिए उस मटेरियल को बाहर आने की जरूरत थी। इस स्टेप को क्या बोल रहे हैं, इस स्टेप को बोल रहे हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 से ब्लड से कुछ सामान, ब्लड से कुछ सामान, कौन से वाले ब्लड से, वो ब्लड जो चारों तरफ घूम रहा है उन ट्यूबुलर नेटवर्क के, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले, इसके चारों तरफ जो ब्लड घूम रहा है ना, कुछ सामान ब्लड से निकल के डीसीटी में आ गया या पीसीटी में आ गया, उस स्टेप को बोल रहे हैं सिक्रीशन। अब क्यों आ गया ब्लड से निकल के सामान, क्योंकि एक तो वो सामान जो छन नहीं पाया था, बॉडी के काम का नहीं था, कुछ ऐसा सामान जो बॉडी के काम का नहीं था लेकिन छन नहीं पाया, तो वो सामान क्या होता है, बाद में सिक्रीशन के दौरान पीसीटी या डीसीटी में आ जाता है। दूसरा ऐसे कुछ आयंस जो पीएच को मेंटेन करने के लिए चाहिए थे, मान लो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ना, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो सॉरी, यहाँ पे जो ब्लड है आपका, जो ब्लड वेसल में जो ब्लड चल रहा है, यहाँ पे जो ब्लड है उसका पीएच अचानक क्या होने लग गया, डाउन होने लग गया, उसका पीएच अचानक लो होने लग गया। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लड क्या करेगा, अपने H+ आयन निकाल के इस ये जो वेस्ट पाइप है ना, वेस्ट लाइन, ये इसमें से वेस्ट ही चल रहा है सारा, तो H+ निकाल के इस वेस्ट पाइप में डाल देगी ताकि H+ रिमूव हो जाए। क्यों ये H+ इसने सिक्रीट किए, क्योंकि पीएच मेंटेन करनी थी, ब्लड की पीएच लो जा रही थी। तो पीएच मेंटेन करने के लिए या आयन का एक बैलेंस बना रहे, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं ज्यादा या कम ना हो, कहीं पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव को सिक्रीट कर देता है, नेगेटिव आयन ज्यादा हो गई मात्रा तो नेगेटिव आयन को सिक्रीट कर देता है। तो पीएच बैलेंस करने के लिए, आयनिक बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इनको मेंटेन करने के लिए थर्ड स्टेप अकर हो रहा है जिसे बोल रहे हैं सिक्रीशन। आपको तीनों स्टेप दिखाई दे रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तीनों स्टेप के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। बात समझ आती है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट यहाँ तक कि बढ़िया से सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? यस मैम, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है मैम। यहाँ तक क्लियर है तो तुम आ जाओ इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम पे, यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने ग्लोमेरुलस के बारे में बता दिया था कि ग्लोमेरुलस में कौन सी एपिथीलियम होती है, एंडोथीलियम, ये सब बता दिया था। बोमन कैप्सूल के अंदर बता दिया था, बोमन कैप्सूल में बताना मेरे को, ये बोमन कैप्सूल है, एक तो इधर इस तरफ जो ग्लोमेरुलस की तरफ लेयर है, प्लस जो इस तरफ दूसरी लेयर है, 2 लेयर्स बताई थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन और वो, याद आ रहा है कि दिमाग में एकदम ही बत्ती गुल हो गई, कुछ भी याद नहीं आ रहा? भाई ऐसा सितम ना किया करो आप लोग,
ये आप गहरी चोट देते हो मेरे को, ये ना दिया करो। मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो बच्चों, इस बोमन कैप्सूल में यहाँ पे जो सेल्स लगी हुई हैं उनका नाम मैंने आपको बताया था। बताओ क्या नाम बताया था? मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताओगे, और नहीं बता पाए तो घर पे जाके नोट्स में देखोगे और फिर बताओगे। वेरी नाइस सबरीन बानो। पोडोसाइट्स मेरे को ये बताओ सबरीन, ग्रीन कलर की है कि ऑरेंज कलर की है? यहाँ पे मैंने पोडोसाइट्स को ग्रीन से दिखाया है कि ऑरेंज से दिखाया है? विसरल इनर लेयर, वेरी नाइस। ग्रीन वाली की येलो वाली, ये बताओ पहले मेरे को, ये कौन सी है? ग्रीन वाली ग्रीन वाली क्या है बताओ, दोबारा बताओ। ग्रीन वाली विसरल इनर लेयर है। मैम पोडोसाइट। पोडोसाइट्स, बिल्कुल सही। वेरी नाइस सबरीन। और ये येलो वाली क्या है? ये विसरल इनर लेयर है। विसरल इनर लेयर। कौन सी सेल्स लगी हुई है इस विसरल इनर लेयर में? कौन सी एपिथेलियम है इसमें? स्क्वेमस एपिथेलियम। विसरल इनर लेयर में कौन सी एपिथेलियम है? स्क्वेमस एपिथेलियम। और आपको बताया था कि फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स, एंडोथेलियम प्लस स्क्वेमस एपिथेलियम बोमन कैप्सूल की प्लस पोडोसाइट बोमन कैप्सूल का। बोमन कैप्सूल के बाद क्या आता है? यही आता है बोमन कैप्सूल के बाद। पीसीटी में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है नीट के अंदर, पीसीटी की एपिथेलियम का नाम है, याद रखना भी, इसको भूलना नहीं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्यूब लाइक एपिथेलियल टिश्यू है जो कि ब्रश बॉर्डर्ड है। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड मतलब क्या है आप जानते होंगे। आप मेरे को बताओ, एक ये मेरे पास सरफेस है और एक ये मेरे पास सरफेस है, दोनों में से ए और बी में से सरफेस एरिया ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है? बी का। बी कह रहे हैं, आंसर लिख के मैडम मेरा तैयार है, बी का। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो मैं उदाहरण दे सकती हूँ। पता है? यस मैम। बिल्कुल अच्छे से पता है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों है पीसीटी में? इसकी ऐसी ब्रश जैसी इसके ऊपर स्ट्रक्चर क्यों है? माइक्रोविलई जैसी स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेटा जी होना है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि आपका स्टेप नंबर 2। तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए पीसीटी में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाती है। पॉइंट नंबर दूसरा, इसी पीसीटी का दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन आएगा आपसे, विच टाइप ऑफ रीएब्जॉर्प्शन अकर्स, ध्यान से सुनना, विच टाइप ऑफ रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी? कौन से तरीके का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है? ऑप्शन ए एक्टिव, ऑप्शन बी पैसिव, ऑप्शन सी both active and passive, and option D reabsorption not take place in PCT। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है, काट देंगे हम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। एक्टिव और पैसिव दोनों रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। अब समझते हैं कैसे दोनों होता है। एक बात मुझे बताओ, ये मैंने बनाई पीसीटी और पीसीटी के पास ये बना दी ब्लड वेसल, ठीक है ना, ये इफेरेंट आर्टरियोल का जो नेटवर्क है ना वो बनाया, और ये है पीसीटी। अब पीसीटी के अंदर छन के आ चुका है क्या?
पीसीटी के अंदर छन के आ गया है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और कुछ जरूरी आयंस। हाँ, यूरिया भी आ गया है और वाटर भी आ गया है। अब मेरे को एक बात बताना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और आयंस का जो कंसंट्रेशन है पीसीटी में, क्या वो कंसंट्रेशन ब्लड में जो ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का और आयंस का कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा होगा? ब्लड में जो एक कंसंट्रेशन छना है ग्लूकोज, ब्लड से ग्लूकोज छना है, लेकिन सारा का सारा तो नहीं छन गया कि आपके ब्लड ने पूरा ही ग्लूकोज ओज डाला हो बोमन कैप्सूल में, ऐसा तो नहीं हुआ। ब्लड स्टिल हैज ग्लूकोज एंड हैज अ हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जितना उसमें होता है। हाँ, उसका कुछ जरूरी हिस्सा, कुछ उसका ग्लूकोज छन गया, उसके कुछ अमीनो एसिड छन गए, लेकिन उनका कंसंट्रेशन जो है, इनका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो क्या है? लो है इन कंपैरिजन ऑफ कंसंट्रेशन इन ब्लड। ब्लड में जो इनका कंसंट्रेशन है वो क्या है? अभी भी हाई है, और यहाँ इनका कंसंट्रेशन लो है। लेकिन भाई रीएब्जॉर्प्शन तो जरूरी है, ग्लूकोज हम एक्सक्रीट तो नहीं कर सकते, बाहर तो नहीं भेजेंगे ग्लूकोज को, वेस्ट थोड़ी ना करेंगे ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसी चीजों को और आयंस को, इनको वेस्ट करने की चीज है कि ये कोई? तो इनका रीएब्जॉर्प्शन तो जरूरी है। अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो टू हाई कोई चीज अगर जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं? बता दो, बता दो, बता दो, जल्दी बता दो, इसका नाम तो बता दो। एक्टिव, बिल्कुल सही, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे नीट में, क्या प्रश्न पूछेंगे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज in PCT occurs via option A, via using of via active transport. Option A active, option B passive, option C any of them, and option D glucose is not absorbed. बताओ। ए मैम। बिल्कुल सही, एनी ऑफ दैम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और मोस्ट ऑफ द आयंस का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव होता है। तो फिर पैसिव किसका होता है? पैसिव होता है सम अमाउंट ऑफ वाटर जो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है वो पैसिवली होता है, प्लस सम अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यूरिया जो है ब्लड ने सारा ओज दिया, जितना ब्लड यूरिया ओज सकता था, जितना ब्लड यूरिया या मेटाबॉलिक वेस्ट डाल सकता था बोमन कैप्सूल में उसने डाल दिया। तो यूरिया का जो कंसंट्रेशन है चारों तरफ जो ब्लड उसके घूम रहा है उसमें कम है और पीसीटी के अंदर ज्यादा है, तो कुछ यूरिया पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है वापस ब्लड में, लेकिन कुछ ही होता है, बहुत थोड़ा। क्यों? क्योंकि पीसीटी है ही कितना, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, यहां से शुरू और यहां खत्म हो गया, इसके बाद तो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है। इतना सा पीसीटी है, अब इतने से पीसीटी में इतनी सी देर ही तो रहेगा ना, वो जो फिल्ट्रेट आया है थोड़ी ही देर रहेगा, और थोड़ी ही देर में कितना ही यूरिया रीएब्जॉर्ब हो लेगा पैसिवली। तो थोड़ा बहुत यूरिया जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, बहुत थोड़ा, सारा बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी इसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ मूव करेगा? पीसीटी के बाद, पीसीटी के बाद जाएगा लूप ऑफ हेनले में। पीसीटी के बाद कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले में काम शुरू होता है मेन काम, यानी कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन का काम, क्योंकि भाई ब्लड से बहुत सारा पानी छन गया है बोमन कैप्सूल में। अगर इतना पानी तुम बाहर भेज दोगे तो तुम्हारे अंदर सूखा आ जाएगा, काल आ जाएगा, मृत्यु हो जाएगी।
इतना पानी बाहर नहीं जा सकता, रीएब्जॉर्ब होना जरूरी है उस पानी का। और वाटर का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले में। इस लाइन को तुम एनसीईआरटी में चाहे हाईलाइट कर लो और चाहे तुम इसे अपनी किताब में लिख लो। जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, दैट इज लूप ऑफ हेनले। इस लाइन को तुम हाईलाइट करके लिख लो कि जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है वाटर का, वो कहाँ होता है? लूप ऑफ हेनले में होता है। अकर इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें अधिकतर पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब दिमाग की बत्ती जली कि डिसेंडिंग में ही क्यों, असेंडिंग में क्यों नहीं? पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पानी वापस ब्लड में जा रहा है। ये है लूप ऑफ हेनले और ये है वासा रेक्टा। ये है लूप ऑफ हेनले और ये है वासा रेक्टा। और लूप ऑफ हेनले से वाटर जा रहा है ब्लड में, वासा रेक्टा में। अब इस वाली बाजू से, असेंडिंग वाली लिम्ब से वाटर क्यों नहीं जा रहा ब्लड में मैडम? इससे भी तो जा सकता है, इससे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है, जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, वो परमिएबल है, यानी कि उसमें से पास हो सकता है वाटर। परमिएबल है वो किसके लिए? परमिएबल फॉर वाटर। और जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, वो क्या है? वो है इम्परमिएबल फॉर वाटर। असेंडिंग लिम्ब इज, एक मिनट, कहाँ चला गया सारा का सारा मटेरियल? असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल फॉर वाटर एंड परमिएबल फॉर सोल्ट। परमिएबल फॉर सोल्ट। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा? यहां से बाहर निकलेगा सोल्ट। सोल्ट बाहर निकलेगा। पानी बाहर नहीं निकल सकता असेंडिंग वाली लिम्ब में। ये डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट, इसमें गुड़ 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 नीचे, और ये ऊपर आ रहा है। ऊपर वाली जो आर्म है जिसमें ऊपर आ रहा है फिल्ट्रेट, उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता, सोल्ट बाहर निकलता है। नीचे जहां से आ रहा है वहां से वाटर बाहर निकलता है। और मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कहां से स्टार्ट करेंगे कि लूप ऑफ हेनले में एक बाजू में से पानी निकलता है, एक बाजू में से सोल्ट निकलता है। ऐसा क्यों भाई? रीजन जानेंगे हम ऐसा क्यों। यहां पे ही गहरे राज छिपे हैं वाटर कंजर्वेशन के। अगर ये रीजन ना होता, अगर ये लूप ऑफ हेनले में वाटर बाहर ना निकलता, तो आपका शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता, एक्सक्रीट आउट हो जाता और अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता। लूप ऑफ हेनले ही है जो मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाती है। लेकिन 3 तरीके के सवाल बनेंगे इस चैप्टर के अंदर, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में। एक सवाल बनेगा कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, जिसका आंसर आप लूप ऑफ हेनले दोगे। एक सवाल बनेगा कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, या फिर कोई, हाँ, डिहाइड्रेशन हो जाए या पानी की कमी हो जाए, कोई ऐसी स्थिति हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, उस वक्त पानी के रीअब्सॉर्प्शन का रोल ज्यादा कौन प्ले करेगा? तब आंसर लूप ऑफ हेनले नहीं, डीसीटी होगा। क्योंकि जब मैं आपको डीसीटी पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी कि डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। कंडीशनल, कुछ शर्तें होती हैं तब डीसीटी में पानी रीअब्सॉर्ब होता है, और फिर तगड़ा पानी रीअब्सॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब होता है डीसीटी में। लेकिन कुछ शर्तें होती हैं तब होता है वो। और लूप ऑफ हेनले में बिना किसी शर्त के होता है, होता ही है, हमेशा ही होता है। इसलिए अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, तो आंसर करोगे लूप ऑफ हेनले।
तो ये चैप्टर जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसलिए इस चैप्टर का एक एक पॉइंट जो है वो समझना है, क्योंकि एक बार आपसे पूछ लिया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां से है, वाटर का मैक्सिमम कहां से है, एक्टिव है कि पैसिव है, तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके दिमाग में कहानी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल एक एक स्टेप की, कि भाई पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिलेक्टिव मतलब वहां पे चुन रहा है कि भाई मेरे को ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करना है, मेरे को अपना अपना जो माल है सारा वो ले लेना है वापस। तो पीसीटी में बोलोगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, वहां पे पानी का कोई खास रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता पीसीटी में। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयन, इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी का थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया। पानी का असली रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हैनले में, वो भी सिर्फ किसमें, डिसेंडिंग वाली लिम्ब में। असेंडिंग में क्यों नहीं, कल पढ़ेंगे, मतलब जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, वो भी पढ़ेंगे। रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर तीसरा स्टेप सिक्रेशन पढ़ेंगे और फिर हमारी यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होएगा। ठीक है, तो अभी एक क्लास और लगेगी हमें इस चैप्टर में खत्म करने के लिए। आज की क्लास बढ़िया से समझ आई तो बताओ, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। और क्लास में जो पढ़ाया है वो घर जाके एक बार पढ़ना जरूर है। अब तुम इसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। देखो ये क्या क्या पढ़ाया है इसमें आज। ये एक ये पन्ना है, ये स्लाइड देख लेना है। इसमें क्या है, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बारे में। ठीक है, एक तुम्हें क्या बताया यहाँ पे, ये यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा सा समझाया है और अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ये स्टेप बताए। एक ये पन्ना है, 2-4 पन्ने आपको सारे पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कुल मिला के। मतलब जो एक क्लास में हम पढ़ते हैं, अगर मुझसे उस दिन पढ़ लेते हैं तो 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगती। तो इसमें आलकस मत करना, इसे पढ़ लेना एक बार। तुम इसे नहीं पढ़ोगे तो अगली क्लास में जब मैं तुमसे पूछूंगी फिर तुम आंसर नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। ठीक है ना, तो इसे जरूर से पढ़ के आना। आई विल सेंड द नोट्स। एंड कल हमारी रिवीजन क्लास है और परसों हमारा टेस्ट है। और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सारे बच्चों से, टेस्ट देना तो जरूर है। और वो जो बच्चे हैं ना कुछ जिनसे मेरे को एक्सपेक्टेशंस हैं कि दे आर गुड एंड दे आर सीरियस एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल, उनका स्कोर भी मैं पर्सनली अब ट्रैक करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं सबका ही करने वाली हूँ। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है ना, मैं बिंदास बोल रही हूँ, आराम से मेरे से डाउट आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। पर टेस्ट में आपको अपना 100% देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी नंबर आते हैं कोई बात नहीं, पर अपनी तरफ से अपने को 100% देना, बस यही माइंडसेट के साथ काम करना। ठीक है बच्चे, ओके देन वी विल एंड द क्लास। वेलकम छाया, वेलकम। Thank you, ma'am. Bye.